नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए, और जो बड़ी घटनाएं आज प्रदेश में हुई हैं उनकी अब तक की जानकारी आपको देंगे। देखिए, शिमला में जो मस्जिद का एक विवाद शुरू हुआ था, ये क्रम जारी है और ये क्रम अब पहुंच गया है मंडी तक भी। और लेकिन मंडी में आज सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि जो नगर निगम का कोर्ट है आयुक्त का, उसने मस्जिद को लेकर अपने ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। और ये आदेश क्या है, कितनी पेशियों में हल हो गया और किस बेस पर यह कार्रवाई हुई है, वो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। मंडी में आज जो बवाल हुआ है उसकी जानकारी देंगे, क्यों मंडी में पुलिस को पंजाब से जो वज्र वाहन है उसके लिए मंगवाना पड़ा था। साथ में बात करेंगे शिमला की, और शिमला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल जो पूरा अपडेट था मस्जिद वाले विवाद में, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने ही ये खुद कह दिया था कि हम अगर अवैध निकले तो उसको हटाने को तैयार हैं, और अगर अनधिकृत जो एरिया है, जो अंडर कंटेंशन एरिया है कोर्ट में, उसको जिला प्रशासन सील कर सकता है। अभी ये भी ऑफर कर दिया था। इस पूरी घटना के बाद आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसमें भाजपा, कांग्रेस के अलावा जो आम आदमी पार्टी है, लेफ्टिस्ट हैं, वो सारे वहाँ मौजूद थे। और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी के द्वारा, और उसमें बेसिकली जो लक्ष्य क्या था, और साथ में जो बाकी चीज़ें हुई हैं वो मस्जिद वाले मामले में, शिमला वाले मामले में अब ट्विस्ट आगे क्या है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। कल बाजार बंद कितना है, कब तक है, किसकी तरफ से है, वो बताएंगे। 9 FIR में 120 लोग अब तक नामजद हुए हैं, पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। संजय, जो पेंशन को लेकर ऑप्शन बदली है, ये किन जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी पेंशन की ऑप्शन बदली है, क्यों ऑप्शन बदलनी पड़ी है। ACR की प्रक्रिया बदल गई है क्योंकि हिमाचल सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, और फाइनल नोटिफिकेशन जो हुई है उस नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फॉर ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स रूल्स 2024, यानी कि नए रूल्स नोटिफाई हो गए हैं ACR को लेकर। क्लास 1 और क्लास 2 से शुरुआत होगी, माइनस ऑल इंडिया सर्विसेज, उसको लेकर भी आज आपको जानकारी देंगे। नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अब होंगे, उनकी बात बताएंगे, क्योंकि देवेश कुमार विदेश दौरे पर चले गए हैं। CS और HOD जो रिटायर होने वाले हैं, उनकी अगली ये रिटायरमेंट की डेट क्या है, वो बात करेंगे। पेंशनरों ने आज राज्य सरकार को चेतावनी दी है, हमीरपुर में ये बैठक हुई थी, ये बात भी करेंगे। टीचर भर्ती पर रिपोर्ट मांगी गई है। ये 2 तरह की भर्तियां हैं, एक है कमीशन के जरिए जो 2800 पद भरे जाने हैं उनकी, और दूसरी है प्री नर्सरी टीचर भर्ती की, जो अलग से जो भर्ती का प्रोसेस ऑलरेडी जो आउटसोर्स के जरिए चला हुआ है। सचिवालय के कर्मचारी नरम पड़े हैं, वजह भी बताएंगे आपको। शिक्षा मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली है, ये सब्जेक्ट क्या था ये भी बात करेंगे। एक्साइज अफसर बदले गए हैं, और हिमाचल में सितंबर के महीने में बर्फबारी हुई है। ये सामान्य तौर पर सामान्य घटना भी नहीं है अभी तक, लेकिन सितंबर के महीने में बर्फबारी का पहाड़ पर मतलब क्या होता है वो इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले कुछ दिनों से आपको जो ठंडक का एहसास है वो होना शुरू होगा, क्योंकि ट्राइबल जो एरिया है लाहौल स्पीति का और किन्नौर का, वहाँ पर काजा की साइड को, क्योंकि केलोंग की तरफ तो इस तरह से रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन किन्नौर और जो काजा के जो पहाड़ हैं उनमें बर्फबारी रिपोर्ट हुई है। और उसके बाद जो टेम्परेचर की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव आया है। इसके साथ जो और अगली बात है उसके बारे में आपको जानकारी दें, इससे पहले एक एक करके ये बातें सारी शुरू करते हैं। जहाँ तक मौसम की बात है, तो जो मॉनसून की प्रक्रिया चल रही है वो उसी तरह से अभी रहने वाली है। प्रेडिक्शन भी लगभग यही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो जो मॉनसून के विड्रॉल की डेट है वो 24 सितंबर के आसपास बताई गई है। कब तक ये होती है वो आगे पता चलेगा, लेकिन बर्फबारी के कारण कई चेंजेस अब मौसम में आएंगे। जहाँ तक एक्साइज अफसर की ट्रांसफ़र की बात है, तो अभी तक आज जो ऑर्डर हुए हैं उसके मुताबिक 16 अधिकारी ट्रांसफ़र किए गए हैं। 12 तारीख की हालांकि डेट है इसमें,
और ये जो ट्रांसफ़र की गई है ये प्रदेश के सभी जिलों में लगभग ये ट्रांसफ़र्स हुई हैं और मैक्सिमम जो है वो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज वाली जो पोस्ट है उसमें है, जो रैंक है उसी में ये ट्रांसफ़र है और असिस्टेंट कमिश्नर के भी जो ऑर्डर हैं 1-2 के वो बीच में है। विस्तार से किस किस के ऑर्डर हुए हैं इसके बारे में आप विस्तार से कल अखबार में जानकारी आपको मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो आज, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था कि परख सर्वे को लेकर आज बैठक होगी, शिक्षा सचिव लेंगे, लेकिन शिक्षा सचिव के साथ साथ शिक्षा मंत्री जो शिमला से बाहर थे वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े और वो बात की टीचर्स के साथ और कहा कि सभी टीचर्स कमर कस लें, ये जो परख सर्वे आ रहा है, क्योंकि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिमाचल का नुकसान हुआ था रैंकिंग का, वो रैंकिंग इंप्रूव करनी है, ये मिशन मोड में कहा गया है करने को। अभिभावकों को भी इसमें भरोसे में लेने की बात की गई है। प्रैक्टिस करने को कहा गया है, बच्चों की लगातार प्रैक्टिस करवाने को लेकर कहा गया है, क्योंकि 3 कक्षाओं के इसमें एग्ज़ाम होंगे सिर्फ पूरी प्रक्रिया में, और उन कक्षाओं के अलावा बाकी कक्षाओं के नहीं होंगे, लेकिन जिनके होंगे उनको तैयारी कैसे करवानी है उसको लेकर इसमें बात कही गई है। एक बात बीच में ये भी आई है कि शिक्षक अवार्ड के लिए महिलाओं के आवेदन इस बार कम थे, अगली बार उसको ठीक करना है, ये बात भी इसमें कही गई है। और जो ये परख सर्वे है इसमें अब आने वाले दिनों में कुछ और एक्टिविटी भी राज्य सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ऐड की जाएगी। अगली बात करते हैं, जो सचिवालय के कर्मचारी नरम पड़े हैं। देखिए, सचिवालय के कर्मचारियों पर 2 तरह के एक्शन हैं। इन्होंने डीए और एरियर को लेकर जो 2 जनरल हाउस किए थे, जिसमें एक में सरकार को लेकर बोला, दूसरे में जो कैबिनेट मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी, उनको लेकर बोला। राजेश धर्माणी ने प्रिविलेज नोटिस दे दिया। प्रिविलेज नोटिस से पहले ही जो राज्य सरकार की तरफ से एक नोटिस इनको जो सर्विस रूल्स होता है उसके तहत दिया गया था, उसका इन्होंने रिप्लाई भी कर दिया था। फिर प्रिविलेज नोटिस आ गया। इसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी कि सचिवालय प्रशासनिक के सचिव जो हैं, उनसे 15 दिन में स्पीकर ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने के बाद स्पीकर जो ये तय करेंगे कि ये प्रिविलेज का केस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो एक तरह से 2 तरह की जांच इन कर्मचारियों पे शुरू हो गई। अब आज जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये इनके तेवर जो जैसे पहले थे उससे थोड़े नरम थे और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें बुलाएं, डांटें, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है उससे वो डरेंगे नहीं। एक बात ये कही। दूसरा ये कहा कि 17 सितंबर को फिर से जनरल हाउस होगा सचिवालय के कर्मचारियों का, और उस जनरल हाउस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने के लिए ली जाती हैं ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन इस जनरल हाउस में एग्रेशन क्या उस तरह का रहता है जैसा पहले था, क्योंकि 2 तरह की इंक्वायरी ऑलरेडी पेंडिंग है और उस इंक्वायरी के पेंडिंग रहते हुए किस तरह से आगे बात करेंगे, बात चलेगी, वो एक बात देखने को आगे रहेगी। इसके बाद बात करते हैं टीचर भर्ती पर रिपोर्ट की, जो शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। और क्योंकि अभी तक ये भर्तियां शुरू नहीं हुई है, बड़े सारे मंचों पे इसकी बात हो गई, लेकिन अब एक जो विभाग है एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन दोनों को ही एक नोट भेजा गया है शिक्षा मंत्री कार्यालय से। उसमें यह कहा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 2800 टीचर्स पर स्टेटस सबमिट कराया जाए शिक्षा मंत्री कार्यालय को। और दूसरा है इसमें दिया हुआ कि लेटेस्ट अपडेट ऑन एनटीटी रिक्रूटमेंट, प्री नर्सरी भर्ती जो है उसको लेकर भी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए। हमने आपको बताया था, ये एलिमेंट्री एजुकेशन से जो हमें पता चला था कि जो एनटीटी या प्री नर्सरी भर्ती है जिसको आउटसोर्स के जरिए भरा जाना है, उसको लेकर चाइल्ड केयर गाइडलाइन पर काम हो रहा था और ये गाइडलाइन जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं हो जाता तब तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनको आगे भर्ती करने की प्रक्रिया नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। जहां तक 2800 जो कमीशन के जरिए भर्ती होना है, इसमें मेजर पोर्शन जो है वो टीजीटी का है, हो सकता है कुछ पर जेबीटी के भी हों या सीएनबी के हों, लेकिन इस भर्ती को लेकर अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं थी। बैच वाइज भर्तियां हालांकि हो गई थी 2500 के आसपास टीजीटी और जेबीटी में, लेकिन इसमें इशू अब ये है कि राज्य चयन आयोग पूरी तरह फंक्शनल नहीं था। अब वहां रेगुलर चेयरमैन और 2 मेंबर लगे हैं, तो उसके बाद ये प्रक्रिया भी जल्दी, या आप कहिए कि इस प्रक्रिया को भी गति मिलने की उम्मीद है। और जिस तरह से राज्य सरकार ने या शिक्षा मंत्री ने अपडेट मांगी है, उस अपडेट के बाद ये जो प्रक्रिया है ये और तेजी से आगे बढ़ेगी।
CS और HOD को लेकर जो आज एक नोटिफिकेशन है वो आपको बता दें, वैसे ये सिर्फ डेट नोटिफिकेशन के लिए है। मुख्य सचिव प्रेजेंटली प्रबोध सक्सेना है, 1990 बैच के अधिकारी हैं और इनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो 31 मार्च 2025 है। सुपर एनुएशन के जो डेट है इनकी उसकी मैं बात कर रहा हूं। आज इसके बारे में सेक्रेटरी पर्सनल ने नोटिफिकेशन जारी की है। वैसे HOD और जो ये IAS अधिकारी होते हैं इनको लेकर एडवांस में नोटिफाई करना पड़ता है, उसी तरह से ये नोटिफिकेशन हुई है। जहां तक HODs की बात करें तो डायरेक्टर डेंटल और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ये दोनों रिटायर हो रहे हैं। डायरेक्टर डेंटल हैं अभी झरना चौहान, ये 28 फरवरी 2025 को, और मोहिंदर चौहान हैं डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये 31/7/2025 को रिटायर होंगे। एक इंजीनियर विजय कुमार हैं चीफ इंजीनियर हमीरपुर जोन जल शक्ति विभाग के, ये 28 फरवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। अब इनके बाद आगे बात करेंगे नए फाइनेंस सेक्रेटरी की। देखिए हिमाचल में अभी प्रेजेंटली जो फाइनेंस का जो काम है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेश कुमार देख रहे हैं। वो एक जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के जो दौरे के तहत फ्रांस गए हैं, आज ही शिमला से निकले हैं और एक हफ्ते से ऊपर का इनका ये दौरा रहने वाला है टोटल। इसीलिए राज्य सरकार ने सेक्रेटरी फाइनेंस का जो चार्ज है वो दिया है अभी अभी सेक्रेटरी बने राजेश शर्मा को, जो इससे पहले गवर्नर हाउस में गवर्नर के सेक्रेटरी भी थे। ये चार्ज उनको दिया गया है और जब तक देवेश कुमार वापस नहीं आते तब तक फाइनेंस की जो सारा जो कामकाज है वो राजेश शर्मा देखेंगे, जो प्रेजेंटली पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं। इनको एडिशनल दिया गया है जो फाइनेंस का चार्ज अलग से। तो ये एक बात है। हालांकि अगली जो सैलरी आनी है, मान लीजिए 1 तारीख को आती है, 5 तारीख को आती है, पेंशन 10 को आती है या उससे पहले आती है, वो तय होने से पहले ही देवेश कुमार वापस आ जाएंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। अगली बात है पेंशनरों की एक चेतावनी की। देखिए आज हमीरपुर में एक बैठक हुई है हिम आंचल पेंशनर संघ की। इनके प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा हैं, इनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इनके महासचिव हरनाम सिंह ठाकुर, वित्त सचिव ओमराज कंवर, रमेश भारद्वाज मुख्य संरक्षक हैं। इन्होंने हमीरपुर में ये बैठक की और ये कहा कि जिस तरह से पेंशनरों के मामलों को टाला जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो सितंबर माह में कर्मचारियों को 5 तारीख को जबकि पेंशनरों को 10 तारीख को पेंशन दी गई, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन्होंने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में घोषणा की गई कि यदि सरकार ने अपना ये वाला पेंशनरों के प्रति रवैया ठीक नहीं किया तो 15 दिन के अंदर सबसे पहले हमीरपुर के जिला मुख्यालय में विशाल रैली की जाएगी और उसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय रैलियां होंगी। ये जो पेंशनरों की तरफ से कहा गया है। तो ये दूसरी अपडेट है अभी तक, अगर हम कहें जो बाकी मामलों के अलावा, क्योंकि अभी कर्मचारियों की ओर से इस तरह का कोई जो अपडेट हमारे सामने नहीं आया है। जहां तक बात है पेंशन की ऑप्शन को बदलने की, तो देखिए जो हिमाचल सरकार के ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, जिनमें आप IPS भी कह सकते हैं, IAS तो हैं ही, जो रिटायर हो गए हैं, वो अपनी पेंशन की ऑप्शन को बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में IAS अधिकारी जो रिटायर हो गए दीपक सानन, IAS अधिकारी जो रिटायर हो गए नरेंद्र चौहान, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हरिंदर हीरा, इन सभी ने जो राज्य सरकार की पेंशन होती है उस ऑप्शन को कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किया है और वो ऑप्शन ये भारत सरकार की पेंशन अब लेना चाहते हैं बजाय हिमाचल सरकार की। वजह 2 हो गई हैं। एक वजह पहले DA की थी, क्योंकि अभी भी हिमाचल में जो DA की परसेंटेज है भारत सरकार के मुकाबले बहुत पीछे है और अभी अगर एक और किश्त आ गई तो उसके बाद ये डिफरेंस जो है वो 16 से 18% के आसपास चला जाएगा। एक दिक्कत ये है और दूसरी दिक्कत ये है कि इस महीने जैसे ही 10 तारीख को पेंशनरों की पेंशन आई, जो IAS अधिकारी हैं ये रिटायर वाले, इन्होंने अपनी जो ऑल इंडिया पेंशन होती है भारत सरकार, क्योंकि जो ऑल इंडिया जो लेवल पर काम करते हैं कर्मचारी या जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर हैं, इनके पास 2 तरह की ऑप्शन होती है। ये स्टेट की पेंशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, भारत सरकार की भी कर सकते हैं। इनके वेतन और पेंशन पे जो सरकार खर्च करती है वो भारत सरकार बाद में रिम्बर्स करती है। इसीलिए जो IAS अधिकारी सरकार में सर्विंग है, इनको DA का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये ओल्ड पेंशन में भी नहीं है। भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो NPS में हैं और इनको ओल्ड पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन NPS में जो DA का नुकसान हो रहा है उसके कारण जो इनका शेयर है NPS में वो भी कम जा रहा है। तो
तो इनको सैलरी में और पेंशन में भी फ्यूचर में नुकसान है। अफसर जो अभी सर्विंग है वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो रिटायर हो गए हैं वो हिमाचल सरकार की पेंशन छोड़कर भारत सरकार की पेंशन का ऑप्शन अब ले रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो अधिकारियों में है, और इसकी वजह दो हैं, दोनों मैंने आपको वजह बता दी। अगली बात करते हैं, जो बात है अब पूरी तरह से मस्जिद के विवाद की, और ये मस्जिद के विवाद की एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से मामला अनफोल्ड हो रहा है। खासकर आज जो शिमला के बाद मंडी में भी घटना घटी है। मंडी में देखिए जो मस्जिद का विवाद चल रहा है, वो मस्जिद का विवाद मार्च 2024 में नगर निगम के ध्यान में आया था। मंडी में क्योंकि नगर निगम बिल्कुल नया है, शिमला की तरह पुराना नगर निगम नहीं है अंग्रेजों के टाइम का, जहां संजौली में तैनात एक जेई पूरी सारे सिस्टम की व्यवस्था को लगभग जो है 14 से 16 साल तक अंधेरे में रखता है, और उसके बाद जब चीज़ें सामने आती हैं तो क्लैश होते हैं पुलिस और लोगों के बीच में, जबकि सरकार के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाता है। और ये जो लोग हैं जिनका नेटवर्क है, जो किसी एक मकसद के तहत काम करते हैं, उस नेटवर्क के तहत ये नुकसान शिमला में हुआ। जहाँ तक मंडी की बात है, देखिए मार्च में केस शुरू हुआ और आज जजमेंट आ गई कि मस्जिद को जहाँ जितना भी अवैध निर्माण है उसको 30 दिन के अंदर गिरा दिया जाए, ये ऑर्डर आ गया है। अब देखने की बात यह है कि जो यहां शिमला में हुआ, जो मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर को कहा, जैसा कल हुआ था कि अगर अवैध है तो हम खुद हटा देंगे, या फिर जो मंडी वालों ने कल अपने आप दीवार को हटाने का काम शुरू कर दिया था। अब परीक्षा यह है कि जब एमसी कोर्ट ने कह दिया कि 30 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग को हटाओ क्योंकि वो बिना मैप के बनी है, यहां मसला एनक्रोचमेंट का नहीं है, यहां मंडी में जो मसला है वो एक अवैध निर्माण का है, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग मस्जिद की वो अवैध निकली है आज की जजमेंट में। तो अब देखना यह है कि क्या उसको अनुसार उस जजमेंट के को माना जाता है कि उसको आगे कंटेस्ट किया जाता है। ये चीज़ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी है क्या सारी। अब आप देखिए कि जो ऑर्डर आज का है, जो इनके कमिश्नर हैं, जो एचएएस अधिकारी हैं राणा जी, उनके तरफ से ये जो बताया गया जो ऑर्डर था वो नगर निगम के रूल्स और जो टीसीपी के रूल्स होते हैं उसके तहत ये मामला था। लगातार सुनवाई इसकी हुई, मार्च 2024 को ये ध्यान में आया, 27 जुलाई 2024 से शॉर्ट हियरिंग पे मामला शुरू हुआ और 6 पेशियों में ये डिसाइड हो गया। पता ये चला कि बिना मैप के कंस्ट्रक्शन की गई थी और कंप्लीटली अवैध निकली है पूरी बिल्डिंग। 30 दिन के भीतर भवन को हटाने को कहा गया है। अगर ये नहीं हटाते हैं तो ऑर्डर ये है कि फिर अपने रिस्क और कॉस्ट पर फिर एमसी को कार्रवाई करनी होगी। और यहाँ भी जो लैंड थी इस मस्जिद की वो नूर बीबी के नाम पहले थी, फिर उसके बाद वो अहले इस्लाम को ट्रांसफ़र हुई। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि लैंड का जो ऑनरशिप का कोई विवाद नहीं है, विवाद सिर्फ इतना है कि वो कंस्ट्रक्शन जो है, जो पहले तो एक एनक्रोचमेंट का मामला था क्योंकि इनकी 240 वर्ग मीटर की थी, बाकी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन निकली थी डिमार्केशन में, तो वो इन्होंने खुद हटा दिया। लेकिन जजमेंट अब आ गई कि जो मस्जिद बनी है वो भी अवैध बनी है, तो उसको भी अब हटाया जाए। तो ये दूसरी ये जजमेंट अब जब आ गई तो ये तो बात हो गई जजमेंट की। अब इसके साथ दूसरा मामला है आज प्रदर्शन का। प्रदर्शन में आज वहां पुलिस को वहां शिमला की तरह जो हल्का बल प्रयोग कहिए या लाठीचार्ज कहिए जो भी है, क्योंकि अगर 7-8 लोग भी घायल हो जाते हैं तो वो हल्का बल प्रयोग की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, लेकिन आप टेक्निकली या लीगल टर्म में जरूर कह सकते हैं कि लाठीचार्ज के ऑर्डर हुए थे या नहीं। इसके अलग मंडी में उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उनके वाटर कैनन की जो पानी की स्पीड थी वो शिमला के मुकाबले ज़्यादा थी, क्योंकि शिमला में तो उस तरह की स्पीड बनी नहीं थी। और मंडी में क्राउड कंट्रोल के लिए जो वज्र वाहन था वो पंजाब पुलिस से लेना पड़ा था मंडी पुलिस को, इसीलिए वहां पर जो क्राउड कंट्रोल के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ वो इफेक्टिव था। शिमला में जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ वो जो इनकी गाड़ी थी, जहां तक हमें जो लाल रंग की गाड़ी दिखी वो अग्निशमन की थी, तो उससे वो बात नहीं बनी जो वज्र वाहन के कारण होता है। लेकिन वहाँ डिप्लॉयमेंट हालांकि शिमला के मुकाबले बहुत कम थी मंडी में, उसके बावजूद कोई अनहोनी उस तरह की नहीं हुई और ये सारा मामला एक तरह से आज सेटल हुआ समझें। जहाँ तक बात वहाँ
के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि टीसीपी रूल्स के मुताबिक ये अवैध निकली है, इनको हटाने को कहा गया है। और ये भी कहा है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और वो कानून को मानते हैं, इसलिए वो खुद हटा देंगे और बाद में टीसीपी रूल्स के तहत अनुमति लेकर दोबारा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसा कि नक्शा अप्रूव होगा उसके अनुसार, ये डीसी ने कहा। तो ये होगी मंडी की पूरी बात। अब बात करते हैं सीएम के सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने शिमला में सर्वदलीय बैठक की और ये इसलिए किया गया क्योंकि कल एक तरफ से जो संजौली मस्जिद कमेटी और जो वहाँ के मौलवी हैं, उन्होंने जो एक संदेश देने की कोशिश की, जब उन्होंने खुद ऑफर कर दिया तो उसके कारण माहौल काफ़ी जो है वो शांत हो गया था। लेकिन फिर भी सभी दलों को मुख्यमंत्री ने भरोसे में लेने की कोशिश की। बीजेपी से रणधीर शर्मा आज थे, माकपा से राकेश सिंघा थे, संजय चौहान थे और जो बाकी सुरजीत ठाकुर आम आदमी पार्टी से थे, इसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष खुद थी प्रतिभा सिंह। और ये बैठक हुई, सबने सहमति की, बाद में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकली। स्टेटमेंट को हमने भी अपने जो टीवी का पेज है उसमें अपलोड किया हेडिंग के साथ कि वहाँ जो पारित हुई। लेकिन जब उस स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पे डाला गया तो लोगों के कमेंट आप हमारे टीवी के पेज पे खुद देख सकते हैं। बेसिकली ये जो मामले हैं सोशल फैब्रिक वाले, जहां समाज को ऐसा लगता है कि जो एक तरह से ये मामले पॉलिटिकली हैंडल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों की प्रेफरेंस वोट होता है और जब लक्ष्य वोट हो तो आप आजकल देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं की स्टेटमेंट। जयराम ठाकुर हिमाचल में नहीं है, आज उनका एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको वो भी बता दूं इससे पहले कि हम ज्वाइंट स्टेटमेंट पे जाएं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्यापन की प्रक्रिया क्यों बंद करवाई, कांग्रेस के मंत्री द्वारा सदन में उठाए गए सवाल का जवाब सीएम क्यों नहीं देते, मस्जिद सरकारी जमीन पर है, अपने नियंत्रण में लेकर सरकार कार्रवाई करे। हालांकि जयराम ठाकुर अब विदेश गए हैं। रणधीर शर्मा जो बीजेपी के ही नेता हैं, इसी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसलिए पैसा दिया होगा मस्जिद के लिए। अब आप सोचिए, कल जो कांग्रेस के मंत्रियों ने, विक्रमादित्य सिंह ने जब सुरेश भारद्वाज को लेकर स्टेटमेंट दी, अनिरुद्ध सिंह ने जब जयराम ठाकुर को लेकर स्टेटमेंट दी, तो उसके बाद एक तो सुरेश भारद्वाज जी का जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि पैसा तो मंत्री देते हैं, अगर मैंने 2 लाख रुपया दिया तो उसको खर्च सही जगह पे हो, ये प्रशासन का काम है। अब इन सारी स्टेटमेंट्स के बीच में आप ये देखिए कि विपक्षी दल की भी हालत कहां से कहां पहुंच गई है। जिस मसले में सोशल जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उस मसले में अब ये तलाशा जा रहा है जस्टिफिकेशन कि हमने जो किया वो सही था। अब अगर आपने जो किया वो सही था तो फिर उसके बाद तो फिर संजौली के जो लोगों ने जो किया फिर तो वो भी सही था, क्योंकि जब उनको पता लग गया कि पॉलिटिकली ये मामला हैंडल नहीं होगा तो फिर उनके पास और रास्ता क्या है लोगों के पास। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं जो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एक्सपोज करती हैं, और जो लोग हैं जो अवेयर हैं, जो अपने समाज के प्रति काम करना चाहते हैं, अपने समाज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी तरफ से जो काम किया जाता है वो अब हो रहा है। इसीलिए जो ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन चीज़ों के निकालने की कोशिश होती है, उन सॉल्यूशन पर अब लोगों का भरोसा उस तरह का नहीं बनता जैसा कि कभी पहले होता था। ये एक महत्वपूर्ण इशू है इस घटना से जो हमें समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है सर्वदलीय बैठक की, तो सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बैठक हमने की और इसमें जो कानून के तहत मामले में कार्रवाई होगी और सर्वदलीय बैठक में सभी तरह की चर्चा की गई है। जहां तक बात अवैध निर्माण की है तो जिसमें कानूनन जो फैसला आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये कही कि अब जो पिछली बातें हैं वो हो गई, आगे राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और मामले को सुलझाने की तरफ बढ़ना है। एक झगड़े के बाद जो माहौल बिगड़ा है, जो हालात पैदा हुए हैं, उनको सुधारना है और व्यापारी से लेकर आम जन प्रभावित ना हो, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है। एक बात उन्होंने कही कि हिमाचल जो है वो जो हिमाचल में काम है, लोग प्रदर्शन अपना व्यक्त करते हैं, उस प्रदर्शन को नेगेटिव सेंस में भी लेने की जरूरत नहीं है जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेता।
जहां तक बात स्ट्रीट वेंडिंग जोन को लेकर है, जहां से ये झगड़ा शुरू हुआ, उसको लेकर एक कमेटी बन रही है। वो आज ही विधानसभा स्पीकर से बात करेंगे और उसको लेकर कमेटी बनाने को लेकर आगे फिर इसमें बढ़ेंगे। तो ये बात होगी मुख्यमंत्री की, और सरकार के स्तर पर अभी इतना ही बनता भी था। जहां तक बात है अब इसके बाद संजौली मस्जिद को लेकर, जब मस्जिद कमेटी ने कहा कि आप जो अंडर क्वेश्चन है एरिया अवैध निर्माण के लिए, उसको सील कर सकते हैं, तो ये एरिया सील हुआ या नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कल नगर निगम के कमिश्नर ने कहा था, भूपेंद्र अत्री ने, उस कमिश्नर ने, जहां उसी सीट पर बैठे हुए बाकी कमिश्नर 44 पेशियां दे चुके हैं। यह आपको ध्यान रखने की बात है। एटलीस्ट नगर निगम शिमला का जो सेटअप है वो मंडी नगर निगम से कुछ सीखे। मंडी नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको शिमला बुलाया जाए और उनको केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पे, वीक टू वीक बेसिस पे कैसे करनी है, वो शिमला वालों को आके ट्रेनिंग दें, ताकि इनको भी पता लगे कि सेंसिटिव मैटर को कैसे डील करना है और कैसे इस पे आगे बढ़ना है। लेकिन नगर निगम के लेवल पे ये सुलझेगा, इस पे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि इसी नगर निगम ने 14 साल एक रॉन्ग पार्टी को लेकर केस चलाया, और उसके बाद फिर जब असली पार्टी बीच में आई तो फिर अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि लैंड का असली मालिक कौन है। आज जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें एक दल ने, मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से एक क्वेश्चन उठाया गया था कि पहले तो आप ये इंश्योर करिए कि इस लैंड का मालिक कौन है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर कहा गया है कि मालिक हिमाचल सरकार है और कब्जा जो है वो वक्फ बोर्ड का है, तो पहले ये देखें कि मालिक कौन है। दूसरी बात, सरकार को भी ये बात इसलिए सही लगी क्योंकि अगर मस्जिद कमेटी खुद कह रही है कि सील कर दीजिए या हटा दीजिए, तो पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि रेवेन्यू स्टैंडिंग क्या है केस की। इसीलिए आज इसमें मुख्य सचिव को इन्वॉल्व किया गया है, सेक्रेटरी लॉ को इन्वॉल्व किया गया है, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड पढ़ने वाले उर्दू के जानकार हैं उनको भी बुलाया गया है, ताकि पहले मालिकाना हक को लेकर सिस्टम ठीक हो। संजौली में जहां मस्जिद है उसके आसपास के घरों को वक्फ बोर्ड ने खाली करने को भी कह दिया था, 2 घरों को, कि ये हमारी जमीन है, इनको भी खाली करिए। अब ये देखने की बात है कि क्या वो मस्जिद की जमीन कितनी है और क्या इसका मालिक कौन है। क्या सिर्फ इतना है कि वक्फ बोर्ड, क्योंकि वहां भी जो एंट्री है वो अहले इस्लाम वाली एक जगह है, तो अगर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुई है तो फिर उसको अपडेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक्चुअल लैंड है कितनी। जहां तक बात निर्माण की है, तो निर्माण का मैटर सेकेंडरी है, उसको तो जैसे जैसे पहले ये तय हो जाए तो फिर दूसरी तरफ को बात जाएगी। लेकिन पहले राज्य सरकार को ये इंश्योर करना है कि उसमें किस तरह से ये तय हो कि ये लैंड किसकी है, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई होगी। जहां तक ओवरऑल सिचुएशन है, अब मुझे लगता है मंडी में भी आज प्रदर्शन हो गया, उसके बाद वहां फैसला भी आ गया। शिमला में ये मामला तब तक जिंदा रहेगा जब तक नगर निगम का कोर्ट 5 अक्टूबर की डेट है अगली सुनवाई की, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं लेता जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि ये सच में कुछ कर सकते हैं, करने वाले हैं, करने की क्षमता रखते हैं। अभी तक ऐसा उम्मीद दिखी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी तक के लिए हम ये एटलीस्ट इतना रिलीफ ज़रूर है कि लोग शांत हैं। लेकिन कल बंद का आह्वान किया गया है, और ये बंद का आह्वान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और इन्होंने देवभूमि संघर्ष समिति, जिन्होंने कल शिमला में प्रेस वार्ता की थी, उनके समर्थन में ये बंद का आह्वान किया है। कल 12 बजे तक बाजार बंद रखने को कहा गया है शनिवार को, और इसमें आग्रह में यह है कि जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, छोटी बड़ी सभी दुकानों को, जितने भी ये इनके कार्यकर्ता हैं, वो देवभूमि संघर्ष समिति को समर्थन देने के लिए 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखें। ये इन्होंने इसमें आग्रह किया है। अब इसको कितने लोग मानते हैं, बंद कितना प्रभावी रहता है, वो कल पता चलेगा। लेकिन इसके कल के लिए जो बाकी लोग भी हमें पूछ रहे थे उस तरह से कि ट्रैफिक बंद है, बसें बंद है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दुकानें बंद रखने को कहा गया है। और दूसरी बात, जो शिमला के संजौली में प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में जैसा हमने आपको बताया था, जांच का दायरा लगातार एक्सपेंड हो रहा है। अभी तक 9 एफआईआर हो चुकी हैं, उसमें पत्थरबाजी की सेक्शन भी ऐड हुई है, और वीडियोग्राफी के आधार पर जो पत्थरबाजी जिन्होंने की है उनको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। अब तक 9 एफआईआर में 120 लोग नामजद हो गए हैं, जिसमें पूर्व मेयर भी हैं, वर्तमान पार्षद भी हैं, और जो बाकी लोग हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सारे हैं। तो ये ज़रूर है, हरीश जनार्था जी ने भी आज फिर से अपील की है लोगों से, खासकर संजौली और इस एरिया के, कि जो प्रदर्शन पिछली बार हुआ उसमें लोग मैक्सिमम बाहर के थे या फिर बीजेपी के थे, जो लोकल थे वो बीजेपी के थे, और जो बाहर के थे वो बाहर से लाए गए थे। हालांकि जो संजौली में जनार्था जी के अपने वोटर
हैं वो उनकी बात से कितना सहमत हैं वो तो वही जानते होंगे, लेकिन लोकल लोगों ने जो इस मूव को यहाँ तक पहुँचाया उसमें बहुत बड़ा योगदान अनिरुद्ध सिंह की बेबाकी का था, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे हालांकि उनको जिस भी पॉलिटिकल मजबूरी में अपनी बातों को थोड़ा नरम करना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन उनकी मजबूरी हम इसलिए समझते हैं, उनके कहने की मजबूरी भी जो उन्होंने विधानसभा में कहा, क्योंकि मलयाना में जो मारपीट का मामला आया था उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकली हैं वो बहुत भयानक, गंभीर और डराने वाली है भविष्य के लिए। इसीलिए वो एक आप कह सकते हैं कि जल्दबाजी में भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जो वो विधानसभा के अंदर बोल गए, लेकिन उनके इस बेबाकी की वजह से लोगों को बहुत हिम्मत मिली, जो बड़े दिनों से अपने अंदर इन चीज़ों को, भावनाओं को बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, और उसके कारण आज हम एटलीस्ट इस सोल्यूशन तक पहुंचे थे, जो सोल्यूशन नगर निगम के कोर्ट की चक्कर की सुनवाई में नहीं मिल पाया था। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये मसला सेटल हो जाएगा और फिर हम इसके जो हल है उसके सोल्यूशन की तरफ को अब आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर।